अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह हमने आपसे पहले प्रॉमिस किया था कि फ़िज़िक्स के लेक्चर्स अपलोड करने के बाद हम बाकी सब्जेक्ट के लेक्चर्स भी अपलोड करेंगे, तो वही प्रॉमिस हम आज पूरा करने जा रहे हैं। और आज मैं आपसे केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री बयान करते हैं। हिस्ट्री के अंदर हम उसकी दो बातें डिस्कस करेंगे। एक तो कि जो टॉपिक है, जो वर्ड है, वो किस चीज़ से डिराइव किया गया है, डेरिवेशन। एंड जो सेकंड पॉइंट हिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं वो है कि इसका नेम किसने रखा। The word atom is derived from Greek word atomos that means indivisible। जो एटम का वर्ड है वो ग्रीक वर्ड एटमोस से डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, इंडिविजिबल। इंडिविजिबल को हम बोलते हैं नाकाबिले तकसीम, कि ऐसी शय जो मजीद तकसीम ना हो। सिंपल सी एग्जांपल कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, उनमें से सिंपल सी एग्जांपल ले लें, रूम, कमरा। अगर हम अपना कंसेप्ट दोहराएं तो इसमें हम देखते हैं कि रूम को प्रिपेयर करने के लिए जो सबसे छोटी से छोटी चीज़ है वो ईंट है। इसी तरह कोई भी मैटर जो इस कायनात के अंदर मौजूद है उसको भी प्रिपेयर करने के लिए जो सबसे छोटी से छोटी चीज़ है वो क्या होगी, वो एटम है। ठीक है, तो यही लिखा मैंने, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। और इस स्मॉल पार्टिकल का जो सबसे फर्स्ट पे नेम रखा था उस साइंटिस्ट का नेम है डेमोक्रिटस। तो डेमोक्रिटस ने कहा था कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उसने उसे एटम का नेम दिया। अब नेक्स्ट आ जाए इसकी डिफाइन पे। तो डिफाइन है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वही केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। वही एग्जांपल साबका वाली कि हमने रूम को प्रिपेयर करना था तो क्या करते हैं, हम एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट के ऊपर फिर हम रखते हैं तीसरी ईंट। तो ये क्या है, ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। जो स्मॉलेस्ट चीज़ होती है वही बार बार केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती है। आ जाए इसकी नेक्स्ट डिफाइन पे। तो नेक्स्ट डिफाइन इसकी ये है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कि एटम एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो अपना वजूद बरकरार रख भी सकता है और बाज़ सूरतों में नहीं भी रख सकता। अब यहाँ पर टू कैटेगरीज हैं। एक तो वो एटम जो अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं, और दूसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं वो एटम जो अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। अब किनका वजूद आज़ाद होगा? वजूद उनका आज़ाद होता है जिनका आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो। मतलब ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करें, ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करें, और ना ही इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करें। तो एग्जांपल में जो चीज़ है जो अपना वजूद इंडिपेंडेंटली तौर पर रख सकते हैं तो वो कौन सी होंगी, वो नोबल गैसेज होंगी। और नोबल गैसेज के अलावा बाकी जो सब
एलिमेंट्स हैं वो अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। रीज़न क्या है कि उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है। तो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए वो दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करते हैं। या तो वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, या इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। नेक्स्ट आ जाए जॉन डाल्टन वर्क। अब जॉन डाल्टन ने फर्स्ट तो प्रपोज किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब फर्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिंपल हम रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन में जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और इसके रिजल्ट में जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन की डिफाइन ये है कि जो हमारे पास मैस होता है उसको ना हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल, अगर हमारे पास रिएक्टेंट का मास 20 ग्राम है तो जो उससे हमारी प्रोडक्ट बनेगी उनका मास भी 20 ग्राम होगा। कब होगा? जब हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो बैलेंस्ड होगी। अब यहां से जो फॉर्म है वो सिर्फ कन्वर्ट हुई है। पहले वो रिएक्टेंट थे, अब उनकी जो फॉर्म है वो कन्वर्ट होके प्रोडक्ट में तब्दील हो गई है, और हमने मैस को ना खुद प्रिपेयर किया है और ना हमने डिस्ट्रॉय किया है, ओनली तौर पर हमने उसकी जो फॉर्म है उसको चेंज किया है। एंड सेकेंड कैटेगरी इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल है कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन गैस के साथ तो प्रोड्यूस होता है वाटर। अब इसको बैलेंस कर लें, हमारे पास यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हैं तो प्रोडक्ट वाली साइड पे ऑक्सीजन 1 है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर 4 हो गया, जबकि हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 हाइड्रोजन हैं, तो हम रिएक्टेंट वाली साइड पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रेशो क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल है, और हमारे पास वाटर के 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। मतलब रेशो 2:1 ये रिएक्ट करते हैं और हमारे पास 2 मोल्स वाटर के प्रोड्यूस होते हैं। और अगर हम इसको डबल कर दें तो ये 4 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, और हमारे पास उस टाइम जो वाटर के मोल्स प्रोड्यूस होंगे वो 4 हो जाएंगे। ये हमारे पास एक नई रेशो प्रोड्यूस हो गई है। इसी तरह अगर आप इसको ट्रिपल कर दें तो ये 6, हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल करना पड़ेगा, तो ये 3, और साथ हमारे पास जो मोल्स वाटर के प्रोड्यूस होंगे तो वो हमारे पास 6 हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसका एक और वर्क भी है, इसने प्रपोज की थी एटॉमिक थ्योरी। अब ये क्या कहती है कि जो हर मैटर है वो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है। जिस तरह अगर इस एग्जांपल ले लें इस पेंसिल की, तो हम कहते हैं ये मैटर है। अब इसके अंदर सब के सब एलिमेंट सेम नहीं है बल्कि डिफरेंट है। जिस तरह ये प्लास्टिक का कवर है, ये एक एलिमेंट है, इसके अलावा ये कवर ये एक सेपरेट एलिमेंट। इसी तरह इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट मौजूद हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, लिहाजा उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट आ जाए,
नेक्स्ट है जैकब बर्जीलियस वर्क। अब जैकब बर्जीलियस के दो काम हैं। एक तो जैकब बर्जीलियस ने एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का उसको डिटरमाइन किया था और उसकी एटॉमिक मास की वैल्यूज हम आजकल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो उसने दूसरा काम किया था केमिस्ट्री के अंदर वो ये था कि उसने किसी एलिमेंट को सिंबल का जो सिस्टम था वो प्रपोज किया था। अब हम सिंबल क्यों इस्तेमाल करते हैं? सिंबल इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, उसको हमने लिखना है तो हम काफ़ी ये काम टाइम कंज्यूमिंग होता है। सिंपली अगर हमने लिखना है ऑक्सीजन को तो लिखेंगे OXYGEN। और जो इसका सिंबल है, सिंबल इसका O है। अब जहां पर भी O आ जाए तो हमें वहां से पता लग जाएगा कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। इसी तरह जो एटम, किसी भी एटम का जो शॉर्टकट नेम है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका सिंबल बोलते हैं। अब सबसे लास्ट पे कि एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने होते हैं, तो 3 मेन एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। उनमें से एक इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन इज प्रोटॉन एंड थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन ये एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। फर्ज कर लें ये हमारे पास एटम है, एटम के सेंटर में उसका न्यूक्लियस है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। बाकी रह गया इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह बाकी भी हम एक सीक्वेंस के जरिए नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड करेंगे और आप हमें अपने कमेंट्स के बारे में हमें आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।